नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नववर्ष 2022 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम अपने इंडिया हिस्ट्री वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया हिस्ट्री में अपनी बात चल रही थी, वो बात चल रही थी हुमायूं पर। हम बात कर रहे थे हुमायूं की। यही पोर्शन मैंने बीच में छोड़ा था। पहले आपको बीच में पॉलिटिकल की क्लास लगवा दी थी, इसीलिए नया पोर्शन लेकर आया हूँ आज। वो है आपके सामने हुमायूं का निर्वासन काल। यह चला था 1540 से लेकर 1555 तक। हुमायूं के निर्वासन काल को देखा जाए तो इसको निर्वासन काल में जो शरण मिली थी, यह शरण मिली थी बच्चों अमरकोट में। कहाँ पर मिली थी? अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? अमरकोट वर्तमान में है पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। इस समय अमरकोट का जो शासक था, नाम था राणा वेरीसाल। क्या नाम था? राणा वेरीसाल। इस राणा वेरीसाल के महलों में मिलती है इसको शरण। राणा वेरीसाल के महलों में हुमायूं ने विवाह किया था हमीदा बानो से। किससे किया था? हमीदा बानो से। यह बात मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी। इन्हीं राणा वेरीसाल के महलों में हमीदा बानो से विवाह करता है। यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को, कब? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था हुमायूं के पुत्र, जिसका नाम था अकबर। हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म होता है अमरकोट पाकिस्तान में, राणा वेरीसाल के महलों में, ठीक है। अब देखो, इसके आगे बात करते हैं। जब विवाह हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं, इसी समय हुमायूं के टेंशन होने लग गई थी कि मैं पुनः भारत प्राप्त करने की कोशिश करूं। प्राप्त करना चाहता है भारत को, लेकिन न तो किसी का सहयोग मिल रहा है। यह वेरीसाल के महलों में रह रहा है, वेरीसाल भी इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, सिर्फ रहने के लिए मकान दे देता है। तो अब क्या करता है? ये कोशिश करता है। इसी समय यहां पर आया था फारस का शासक। कौन आया था? फारस का शासक। नाम क्या था? नाम था बच्चों तापहमस। इसी समय यहां पर फारस का शासक तापहमस आता है और इस तापहमस ने कहा था हुमायूं को कि हुमायूं, यदि तू चाहे तो तुझे भारत वापिस मिल सकता है। हुमायूं, यदि तू चाहे तो तुझे भारत वापिस मिल सकता है। तो हुमायूं ने कहा था कि यह थोड़ी हो सकता है कि मैं न चाहूं कि मुझे भारत मिले, तो मैं तो अच्छी तरीके से चाह रहा हूं कि मुझे भारत मिल जाए। अब देखो क्या होता है आगे। तो इस तापहमस ने कहा था कि यदि तू हुमायूं भारत जीतना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? दो मेरी बात माननी पड़ेगी। पहली बात, तुझे आज के बाद में सियामत का पालन करना पड़ेगा। कौन सा मत? सियामत। मुसलमानों में दो मत होते हैं, एक शिया होता है, दूसरा सुन्नी होता है। तो आज के बाद में सियामत का पालन करना पड़ेगा। अगली शर्त, तेरी बड़ी रियासत काबुल और कंधार। काबुल और कंधार, ये दोनों रियासत तू जीत कर मुझे दे। ये मेरे राज्य में के नजदीक है और इसको मैं मेरे राज्य में मिलाऊंगा, तो ये भी तुझे करना पड़ेगा। तो हुमायूं ने कहा था कि ठीक है, आज के बाद में मैं सियामत का पालन करूंगा। जो मुसलमान धर्म के अंदर सन्नी मुसलमान, हुमायूं एक सन्नी मुसलमान था, कि जो सुन्नी मुसलमानों में होता है वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसके अंदर वो मांस है वगैरह खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं ना, वो चीजें ये बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो आगे, काबुल और कंधार की बात आती है तो हुमायूं ने तुरंत कहा कि तापहमस आप ले सकते हो, तापहमस से आप काबुल और कंधार ले सकते हो, लेकिन याद करो इस काबुल और कंधार के बारे में जब हमने भारत का बंटवारा किया था, बाबर के कहने अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिया था, राज्य को बांटा था ना। तो इसी समय काबुल और कंधार इसने अपने छोटे भाई कामरान को सौंपा था। किसको? कामरान को। ये कामरान को सौंप देता है, तो बंटवारे में ये किसके पास चला गया? कामरान के पास चला गया। और अब हुमायूं कह रहा है तापहमस को कि आप जाओ और जाकर काबुल और कंधार ले सकते हो। तो हुमायूं तो बता देता है, तापहमस बोलता है कि ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कि आप जाओ पहले इसको छुड़वाओ, ये ना उसके अधीन है। किसके? कामरान के। अब देखो आगे की बात। अब हुमायूं जाता है अपने भाई कामरान के पास
और इस कामरान को जाकर बोलता है कि कामरान मेरी रियासत काबुल और कंधार दोनों वापिस दे। तो कामरान ने जवाब दिया कि तेरा तो तू सब कुछ बर्बाद कर ही दिया, दिल्ली आगरा लुटाई दिया, शेर सासूरी इस पे अधिकार कर लिया, और अब हमारे राज्यों के पीछे क्यों पड़ा है? हमारी जो छोटी रियासतें हैं स्वतंत्र, इसको तो छोड़ कम से कम। तो हुमायूं क्या करता है कि नहीं यार, मुझे इसके बदले में भारत मिल सकता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। यहां से हुमायूं वापिस आता है तापहमस के पास, बोलता है कि काबुल और कंधार तुम नहीं दिए जा सकते। कारण क्या है, क्यों नहीं दिए जा सकते? तो कारण यही है कि मेरे भाई का अधिकार है और वो इस रियासत को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता। इसीलिए फारस का शासक तापहमस हुमायूं को एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी देता है, और इसी सैन्य टुकड़ी से हुमायूं आक्रमण करता है कहां पर? काबुल पर। इस काबुल के दुर्ग को जीत लेता है। काबुल के दुर्ग को जीतकर तापहमस को सौंप देता है, और अगला आक्रमण कर रहा है। वो आक्रमण किस पर हो रहा है? कंधार पर हो रहा है। इसी समय इस कामरान का या हुमायूं का छोटा भाई था, नाम था बच्चो अस्करी। और ये जो अस्करी है, ये कहां से था? ये मेवात अलवर वाले क्षेत्र से है। कहां से था? मेवात से था। ठीक है ना, इसको मेवात की जागीर थी अस्करी के पास। कौन सी जागीर थी? मेवात की जागीर थी। अब देखो, अस्करी आता है कामरान के पास कि यार तेरा हुमायूं के साथ झगड़ा हो गया कि हाँ यार, काबुल का दुर्ग तो जीत लिया, अब कंधार जीतने के लिए आ रहा है वो, और यहां से अब है ना लड़ाई करेगा और कंधार को भी जीतेगा। तो ये बात अस्करी को पता चलती है, तो अस्करी जाता है सीधा यहां से राणा वेरी साहब के महलों में। किसके पास? हमीदा बानो के पास। और यहीं पर बैठा था अकबर का 5 वर्षीय हुमायूं का 5 वर्षीय पुत्र, नाम था अकबर। अकबर के पास जाता है और अकबर को यहां से उठाकर ले आता है कामरान के पास, और कामरान को सौंप देता है कि ये दुश्मन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली, इसको इसके हिसाब से हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो बच्चों, अपनी बात चल रही है, वो चल रही है कहां पर? इसे कंधार के दुर्ग पर, और यहां पर लटका दिया किसको? अकबर को। और जैसे ही अकबर को देखता है हुमायूं, वहीं पर रुक जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। चारों तरफ से तोप तान रखी थी। कौन से दुर्ग पर? कंधार के दुर्ग पर। अब तोप तानी हुई थी, सेना तैयार थी, और जैसे ही दुर्ग की दीवार पर अकबर लटकता है और दिखाई देता है हुमायूं को, तो सभी तोपे तापे वहीं पर रुकवा देता है। बोलता है कि एक बार कोई तोप नहीं चलाएगा। 2 मिनट सोचकर जवाब देता है कि चलो तोप। यदि जीवित रहे तो बच्चे दोबारा उत्पन्न कर लेंगे। यदि ये कंडीशन दोबारा नहीं मिलेगी कि हमें इस कंधार के बदले भारत मिल रहा है, और वहां पर होती है भयंकर गोलाबारी, और इसी गोलाबारी के दौरान इस कंधार के दुर्ग को हुमायूं जीत लेता है, और जीत कर सौंप देता है किसको? तापहमस को। तापहमस को सौंप देता है। अब देखो, इस गोलाबारी में अकबर बच गया। अकबर तो बचना ही था, अकबर बच जाता है। अकबर के बचने के बाद में हुमायूं देखता है अकबर को कि ठीक है, सब कुछ सही हो गया। दोनों की दोनों रियासतें सौंप देता है किसको? इस तापहमस को। काबुल और कंधार पहले किसके अधीन है? कामरान के अधीन। 2 लड़ाइयां लड़ी गई है काबुल और कंधार की, दोनों दुर्गों को जीत लिया किसने? हुमायूं ने। और अब किसको सौंप दिया? तापहमस को। अब आगे चलकर अकबर इसको फारस से वापस छुड़वाएगा। काबुल और कंधार को क्या करेगा? वापस छुड़वाएगा। इसका पिता तो सौंप कर गया था, और ये क्या करेगा? वापस से छुड़वा लेगा। अब देखो आगे की बात। अकबर जीवित बच गया, और अकबर के जीवित बचने के बाद में तापहमस से बात की कि मैंने काबुल और कंधार भी दे दिया, सियामत का पालन भी करने लग गया, मैंने शराब भी छोड़ दी। अब बताओ तापहमस जी, आगे मुझे क्या करना है? अब मुझे भारत दो। तो इसी समय तापहमस ने कहा कि एक तो मेरे पास ये सैन्य टुकड़ी है जिसके बल से तुमने काबुल और कंधार जीता, एक मेरा मुख्य सेनापति है, नाम था बैराम खां, यह है, यह तुझे भारत दिलवा सकता है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे भारत दिलवा सकूं। जब यह बात कही जाती है किसके द्वारा? तापहमस के द्वारा, तो हुमायूं के टेंशन हो जाती है। हुमायूं सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इस सेना से तो कैसे भारत जीता जाएगा। अब इस बैराम खां के सहयोग से हुमायूं बच्चों कोशिश करता है भारत पुनः प्राप्ति का।
हुमायूं भारत पुनः प्राप्ति की कोशिश करता है, किसके सहयोग से? तापहमस के सहयोग से। तापहमस कर रहा है सहयोग, और इसी समय भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत का शासक कौन था? शेर खान या शेर शाह सूरी। तो यह नहीं था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, और हम बात कर रहे हैं 1556 की। 1545 में शेर शाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद में सूरी वंश में जो अगला शासक आया था, नाम था इस्माइल खान सूरी। इस्माइल खान सूरी की भी मृत्यु हो जाती है 1550 में। और अब है जो सूरवंश का शासक, नाम है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी भारत का शासक है, और इधर इस बैराम खां के सहयोग से हुमायूं कर रहा है भारत जीतने का प्रयास। सिकंदर सूरी के साथ सबसे पहले हुमायूं लड़ाई लड़ता है मच्छीवाड़ा की। कौन सी लड़ाई? मच्छीवाड़ा की लड़ाई। यदि मच्छीवाड़ा के बारे में देखा जाए तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को। 15 मई 1555 को एक तो बैराम खां हुमायूं का मुख्य सेनापति, और एक ये सैन्य टुकड़ी जो कहां से लेकर आया था? फारस से लेकर आया था। और इस सैन्य टुकड़ी और बैराम खां के सहयोग से हुमायूं वापस कोशिश करता है, और इस कोशिश में हुमायूं होता है कामयाब, और मच्छीवाड़ा का युद्ध विजय कर लेता है। और अगला जो दोनों के बीच में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम था, कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को हुमायूं होता है विजय। जैसे ही हुमायूं की विजय होती है तो हुमायूं एक बार पुनः भारत का शासक बनता है। तो इस बैराम खां के सहयोग से हुमायूं ने भारत की सत्ता एक बार पुनः प्राप्त की थी, और इसका राज्याभिषेक होता है, वो होता है 23 जून को। 23 जून को हुमायूं करता है दिल्ली पर अधिकार। 23 जून को हुमायूं का हो गया दिल्ली पर अधिकार, और जैसे दिल्ली पर अधिकार करता है, इस समय हुमायूं जहां पर रह रहा था, यह था दिल्ली का दीन पनाह महल। कौन सा महल? दीन पनाह महल। दिल्ली का जो दीन पनाह महल है, इस महल में हुमायूं रहता था अपने अंतिम समय में। जो दूसरा शासनकाल है हुमायूं का, यह है 1555 से लेकर 1556 तक, मतलब 4-5 महीने शासन रहा था, ठीक है ना। 24 जनवरी को तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस दीन पनाह महल है, इसी को कहा जाता है आजकल पुराना किला। दिल्ली का पुराना किला। हुमायूं दिल्ली के पुराने किले या दीनपनाह महल में रहता था, और इसी के अंदर एक पुस्तकालय बना हुआ है। दीनपनाह महल की स्थापना है ये 1532 में हो गई थी, और पूछा जाए किसने की थी तो हुमायूं ने की थी। दिल्ली के दीनपनाह महल की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। और कब की थी? तो यह प्रारंभिक जब शासक बनता है 1531 में, इसी समय यह करता है इसकी स्थापना। 1531-32 में दीनपनाह महल की कर देता है स्थापना। इसी के अंदर एक पुस्तकालय बना हुआ है, और एक पुस्तकालय इसके अंदर शेर शाह सूरी ने भी बनवाया था, जिसे कहा जाता है सूर मंडल। क्या कहा जाता है? सूर मंडल कहा जाता है। दिल्ली के दीनपनाह महल की पुस्तकालयों से गिरकर 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। हुमायूं दिल्ली के दीनपनाह महल के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर मरा था, इसीलिए इतिहासकारों ने कहा था, इतिहासकार था नेलपुल, इतिहासकारों ने कहा था कि हुमायूं अपनी जिंदगी भर जो जीवन था उसको लड़खड़ाते हुए जीता है, और अंत में जो मृत्यु हुई थी यही सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो मृत्यु भी इसकी होती है, वो होती है लड़खड़ाते हुए। जब हुमायूं अपने अंतिम समय में बीमार पड़ता है, इसी बीमारी के दौरान बीमार पड़ता है, गहला अवस्था के दौरान इच्छा व्यक्त करता है, और इच्छा यह थी हुमायूं की कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे दुनिया मुझे याद करे। तो मेरे मरने के बाद में एक ऐसा काम कर देना
जिससे दुनिया मुझे याद करे। तो इसकी मृत्यु के बाद में हुमायूं की एक पत्नी थी, नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम। इसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का ये जो मकबरा है ये कहां पर बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा मुगलों में सबसे सुंदर मकबरा है। पूछा जाए मुगल वंश में सबसे सुंदर मकबरा किसका है, तो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है ना। पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति तथा दोहरे गुंबद युक्त है। और इसी हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। किस मकबरे को ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है? ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, ताजमहल का जो प्रेरणा स्रोत है वो इसी हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। बात है सन 1857 की क्रांति की। सन 1857 की क्रांति के दौरान भारत में जो क्रांति का नेता था वो था बहादुर शाह जफर। क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर था। इस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अधिकारी था बच्चों, नाम था हडसन। अंग्रेज अधिकारी हडसन के सामने इसी हुमायूं के मकबरे के सामने किया था आत्मसमर्पण। अच्छा क्वेश्चन है। ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय हुमायूं के मकबरे के सामने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर करता है, वो करता है आत्मसमर्पण। दोबारा देखो, हमने सबसे पहले प्रारंभिक शासनकाल की बात की। अंतिम बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था, वो मैंने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है। उसके बाद में 1540 से लेकर और 1555 तक का जो काल है इसी को हुमायूं का निर्वासन काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? निर्वासन काल कहा जाता है। और अगला जो शासन काल है यह था 1555 से लेकर 1556। जिसे हुमायूं का तो निर्वासन काल कहा जाता है। पूछा जाए इस समय भारत में किसका शासन था, तो इस समय भारत में सूर्य वंश का शासन था। शेरशाह सूर्य ने इसकी स्थापना की थी। जो सूर्य वंश है वो एक बार हम बीच के अंदर नहीं चढ़ेंगे, इसको अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। 3 शासक थे इसकी मैंने बात कर ली थी। ठीक है ना। निर्वासन काल के दौरान बच्चों हुमायूं को जो शरण मिलती है वो कहां पर मिलती है? अमरकोट पाकिस्तान में मिलती है। किसके पास है? राणा वेरी साल के पास इसके महलों में रहता है। 1541 में हमीदा बानो से यहीं पर इसने विवाह किया था। 15 अक्टूबर 1542 को इन्हीं राणा वेरीसाल के महलों में जन्म हुआ था। किसका? अकबर का। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर बैठा रहता था तो एक दिन मुलाकात हो जाती है फारस के शासक तापहमस से। किससे? फारस का शासक था, नाम था तापहमस। इसने हुमायूं को कहा था, हुमायूं तू चाहे तो तुझे भारत मिल सकता है लेकिन 2 शर्त माननी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली शर्त हुमायूं तुझे सियामत का पालन करना पड़ेगा। दूसरी शर्त तुझे काबुल और कंधार फारस को सौंपने पड़ेंगे या मुझे सौंपने पड़ेंगे, जिससे मैं ना मेरे राज्य में वृद्धि करूंगा। तो बंटवारे में हमने बात कर ली थी कि जो कामरान है इसका अधिकार हो गया था काबुल और कंधार पर। छोटा भाई अस्करी था, मेवात की जागीर थी इसके पास। ठीक है ना। अब देखो हुमायूं क्या करता है, इस फारस का जो शासक था इसकी छोटी सी सैन्य टुकड़ी से काबुल और कंधार जीतने के प्रयास करता है। इसने काबुल जीत लिया। जब कंधार जीतने के लिए जा रहा था तो यह बात थी 1555 की। इसी समय कंडीशन यह होती है कि इस की जो घेराबंदी कर रखा था और तोप तान रखी थी। इसी समय होता क्या है कि इसका छोटा भाई अस्करी 5 वर्षीय पुत्र अकबर को पकड़कर कंधार के किले पर लटका देता है। तो इसने उसे अकबर को देखते हुए भी अपनी गोलाबारी है वो नहीं रोकी थी, स्टार्ट रखता है, चालू रखता है। तो बच्चों इस गोलाबारी में अकबर बच गया था। अकबर बच जाता है, दोनों शर्त मान लेता है। उसके बाद में यह फारस के शासक तापहमस को बोलता है कि अब मुझे भारत दिलवाओ। तो फारस का जो शासक तापहमस है ये एक तो अपनी मुख्य सैन्य टुकड़ी और एक अपना मुख्य सेनापति जिसका नाम था बेराम का, इसके सहयोग से भारत पर पुनः प्राप्ति के प्रयास करता है। इस समय भारत में सूर्य वंश का शासन था। ठीक है ना। पहला शेरशाह सूरी 1545 में कलिंजर के द्रुप पर उक्का नामक अग्नियंत्र चलाते हुए मृत्यु हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। इस्माइल खान सूरी चला बसा था कब? 1550 में। और 1555 में हमने बात करी है वो है सिकंदर सूरी की। यह जो सिकंदर सूरी है
इसके बारे में यदि देखा जाए तो हुमायूं भारत जीतने का प्रयास कर रहा है, भारत का शासक है वो इसके समकालीन सिकंदर सूरी है। तो प्रतिद्वंदी यहाँ पर हुमायूं के जैसा ही मिल गया था, ठीक है ना, जैसा हुमायूं था वैसे लक्षण इसमें थे। अब देखो, सबसे पहले 15 मई 1555 को यह बैराम खां के सहयोग से सिकंदर सूरी को पराजित करने के लिए आता है मच्छीवाड़ा के मैदान में, ठीक है ना। और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 को, और इस युद्ध में हार जाता है सिकंदर सूरी। और पुनः जब दोनों के बीच में संघर्ष होता है, यह होता है सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को। और 22 जून को यह अंतिम रूप से सिकंदर सूरी को पराजित करता है और विजय होता है, भारत का शासक बनता है। 23 जून दिल्ली से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस समय हुमायूं जहां से रह रहा था वो स्थान था दिल्ली का दीन पनाह महल, और दीन पनाह महल की स्थापना 1532 में करवाई थी। किसने करवाई थी तो याद रखना, यह भी कौन करवाता है, हुमायूं करवाता है, ठीक है ना। इसी का अंदर एक पुस्तकालय बना हुआ है और इसी को आजकल कहा जाता है दिल्ली का पुराना किला, पुरानी दिल्ली। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। इतिहासकार नेलपुल ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए चला था और अंत में हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो भी लड़खड़ाते हुए होती है। घायला अवस्था के दौरान या बीमार अवस्था के दौरान हुमायूं ने इच्छा व्यक्त की थी, और वो इच्छा वो ये थी कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोग मुझे याद करें, तो मेरे मरने के बाद में एक काम ऐसा कर देना जिससे दुनिया मुझे याद करे। तो इसकी पत्नी थी, नाम था हाजी बेगम। इस हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, दिल्ली के अंदर बना हुआ है, मुगलों में सबसे सुंदर मकबरा है। इसे ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और इस हुमायूं के मकबरे के सामने 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंग्रेज अधिकारी हडसन के सामने आत्मसमर्पण करता है। यह जो हुमायूं का मकबरा है, यह सब इसे ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। दोहरे गुंबद युक्त बना हुआ है, दोहरे गुंबद युक्त, और 4 बाग पद्धति में बना हुआ है, 4 बाग पद्धति। यहां से एक घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में 4 बाग पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में 4 बाग पद्धति की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में होती है, तो उत्तर होगा अपना अकबर। क्यों, हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर का शासन था। क्यों, हुमायूं के मृत्यु के बाद में अकबर का शासन था, तो इसीलिए 4 बाग पद्धति की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में नहीं होती है, अकबर के शासनकाल में होती है। और मकबरा किसका बना था 4 बाग पद्धति में, तो वो किसका बना था, हुमायूं का बना था, ठीक है ना। और इसके बाद में हम आगे एक छोटा सा टॉपिक रह गया अपना बीच में, उसकी बात करते हैं। और उस छोटे से टॉपिक को देखा जाए तो वो था कौन, एक मछुआरा था, नाम था निजाम सिक्का। अब देखो बच्चों, अपना एक छोटी सी कहानी बीच में रही है, वो कौन है, निजाम सिक्का बिस्ती। याद करो निजाम सिक्का बिस्ती को। कौन था निजाम सिक्का, तो पेशे से एक मछुआरा था। मछुआरा क्या होता है आपको पता ही है, मछुआरा होता है मछली पकड़ने वाला। निजाम सिक्का बिस्ती और कौन सी नदी पर रहता था, क्रमवाशा नदी पर रहता था। और अपनी बात थी कौन से युद्ध की, चौसा के युद्ध की। चौसा का युद्ध हमने किया था जून 1539 में, और जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं का सारा गोला बारूद और हुमायूं अपने घोड़े सहित कौन सी नदी में बह जाता है, क्रमवासा नदी में बह जाता है। क्रमवासा नदी में हुमायूं यहां पर बह गया था, तो हुमायूं को बचाया था किसने, इस निजाम सिक्का मछुआरे ने। और इसी समय दोनों के बीच में हो जाती है तू में। अब हुमायूं और निजाम सिक्का के बीच में थोड़ी माराकुट्टी भी हुई थी, 2-4 थप्पड़ भी मारे थे हुमायूं को निजाम सिक्का ने। जब यह बात हुई थी तो इस समय हुमायूं ने वादा किया था किससे, निजाम सिक्का से, कि यदि मैं पुनः भारत को प्राप्त करता हूं तो उसके बाद में तुझे 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा, 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा।
तो एक दिन का बादशाह कौन था? ये निजाम सिक्का था जो भारत की गद्दी पर बैठा था। किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। अब जैसे ही पता चलता है निजाम सिक्का को कि हुमायूं को भारत की सत्ता पुनः प्राप्त हो गई, तो यह भी टेंशन में आ जाता है कि उस दिन मैंने बेइज्जती की थी, क्यों 2000 थप्पड़ भी मारे थे निजाम सिक्का ने हुमायूं को। तो इस समय हुमायूं ने अपने मंत्रियों को कहा, भाई ऐसे ऐसे मुझे एक आदमी मिला था, उसको आप लेकर आओ, उसके साथ मैंने वादा किया था, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। वादा क्या था? कि उसको एक दिन का बादशाह बनाना है। तो इस निजाम सिक्के के पास जैसे ही हुमायूं के मंत्री पहुंचते हैं तो निजाम सिक्का देखकर डर जाता है, लेकिन करना क्या था? आदेश था राजा का, तो जाना भी पड़ेगा। और यह जाता है दिल्ली के दरबार में, पेश होता है राजा के सामने, हुमायूं के सामने। तो जाते ही ये पैर पकड़कर माफी मांगता है कि मेरी गलती हो गई। क्या हो गई? मेरी गलती हो गई थी, उस दिन मैंने आपकी बेइज्जती की। लेकिन अब क्या था भाई, हो गई तो हो गई, लेकिन आज तू है भारत का बादशाह, जैसे तू चाहेगा भारत में वैसे ही होगा। अब एक दिन भारत का बादशाह बनता है और इसी के साथ गरीबी में अपना जीवन काट रहा था, तो यह सोचता है अमीर बनने की। तो अमीर बनने के साथ साथ इसने एक नया आदेश जारी किया था, और वो आदेश यह था कि भारत में आज से सोने और चांदी के जो सिक्के चल रहे हैं, ये सिक्के नहीं चलेंगे। तो आज के बाद में सिक्के कौन से चलेंगे? चमड़े के सिक्के चलेंगे। ठीक है ना? चमड़े के सिक्कों का प्रचलन करने वाला भारत का शासक कौन था? तो भारत की धरती पर चमड़े के सिक्के चलाने वाला जो शासक था वो था निजाम सिक्का बिस्ती। उसके बाद में एक दिन का भारत का यह बादशाह बनता है, चमड़े के सिक्के चलाता है। और उसके बाद में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है? अकबर बनता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसको? अकबर को। अकबर के बारे में, अकबर का शासनकाल है ये 1556 से लेकर 1605 तक है। और उसके बाद में इसकी जितने भी युद्ध अभियान है, प्रशासनिक कार्य है, उनकी हमें बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।